जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का रिवीजन करेंगे और यह जो वीडियो रहने वाला है एक ही वीडियो में, यानी कि हम लोग ये वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसमें सबसे पहला लेसन है, यानी चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहला लेसन है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो जो यह मोहम्मद गौरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रथम अक्ता प्रदान किया था। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। कौन सी प्रथा स्थापित हो गई? तो अक्ता प्रथा। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था। 1192 से 1206 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। यानी कि जो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक के गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, जो गौरी ने भारत के कुछ भाग जीते थे, उस भाग का प्रशासन ने संभाला। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो यह 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। कब पराजित हुआ था? 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। और इसे किसने पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय ने इसे पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया था? तो गुजरात पे आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय कौन था? तो मूलराज द्वितीय था। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायका देवी, इसकी माता का नाम क्या था? तो नायका देवी ने गौरी के विरुद्ध चालुक्य यानी कि सोलंकी सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास से कसाहरादा के मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। कहाँ पे पराजित कर दिया? तो माउंट आबू पर्वत के पास से कौन सा जगह था? तो कसाहरादा का मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी, यानी कि भारत में अभी तक ही मोहम्मद गौरी नहीं हारा था और यह भारत में उसकी पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 ईस्वी का जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूलराज द्वितीय शासनकाल के 1178 ईस्वी में समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने के कारण है। किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 ईस्वी के समय गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक के रूप में मूलराज द्वितीय को ही स्वीकार करते हैं। यानी कि इसमें भी विवाद है कि जो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, कि मूलराज द्वितीय ने हराया था कि भीम द्वितीय ने हराया था। और इसमें विवाद क्यों है? क्योंकि 1178 ईस्वी तक आते-आते मूलराज द्वितीय का शासनकाल समाप्ति के कगार पे था और जो भीम द्वितीय था उसका शासनकाल प्रारंभ होने का कगार पे था। इसलिए इन दोनों नामों में विवाद है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार है वह मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक के रूप में मूलराज द्वितीय को ही स्वीकार करते हैं। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो मूलराज द्वितीय है यह किस वंश से संबंधित था, या किस वंश का शासक था, या सोलंकी या चालुक्य शासक था। उसके बाद ये अगला लेसन है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ये प्रथम शासक था। क्योंकि यह गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, इसलिए इस वंश का नाम ये गुलाम वंश से पड़ गया। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। यह कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 4 वर्षों तक शासन किया था। वह ऐबक नामक एक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसे उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक के बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कि किस शासक को कुरान खां के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। बाद में वह निसापुर से गजनी ला गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। यानी कि अगर बात किया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने किस पद पर प्रोन्नत या किस पद पे उसे दिया था? तो अमीर आखुर का पद उसे दिया था। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। यानी कि अगर बात किया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर उसकी राजधानी थी। ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। यानी कि जो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं किया था और यह खुद को मलिक या सिपह सलार का मतलब होता है कमांडर। कमांडर की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। यानी कि सिपह सलार का मतलब ऐसे समझ आए कि जो जितने सारे कबीले में सिपाही रहते हैं, उन सिपाहियों का जो जिसके देख-रेख में वह लड़ाई लड़ते हैं या युद्ध करते हैं, उसे ही सिपह सलार कहा जाता है। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दासा से मुक्ति मिली। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी लाहौर थी। उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम सत्याग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्याग्रहण के तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। यानी कि यह शासन व्यवस्था कहाँ से संचालित करता था? तो लाहौर से। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दोज और नासुरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। यानी कि जो मोहम्मद गौरी था, गौरी के 3 गुलाम थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे थे याल्दुज और तीसरा था कुबाचा। ऐबक ने अपनी पुत्री का शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया। जो ऐबक था, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर लिया? तो कुबाचा से करके उसे अपने पक्ष में कर लिया। किंतु यल्दोज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। नेक्स्ट है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो जो इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था, इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का भाग माना जाता था। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को कब खिल्लत प्रदान की थी? तो 1229 ईस्वी में। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। यानी कि इल्तुतमिश जो था, यह अपना बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार करे राजमहल की पहाड़ियों से तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। मिनहाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सूबेदार पूछा है तो ये भी पूछ सका है कि किसके स्थान पे मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो जो इल्तुतमिश था, वह एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा? यानी कि यह कथन है, और इस कथन को किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह कथन कहा गया है। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। किसके सिद्धांतों पर आधारित थे? तो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया। संभवतः इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक में उत्तर के रूप में विकल्प बी को सही माना है। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी को ही सही आंसर माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम ये मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप है, कौन सी थ्योरी है, तो शासन के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ किंगशिप को रजाओ के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो यह बलबन ने किया था, किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट और थ्योरी ऑफ किंगशिप का प्रतिपादन बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान ने पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत ए खुदाई और उसका स्थान पैगंबर पैगंबर के पश्चात है। यानी कि बलबन मानता था कि जो सुल्तान होता है वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और जो उसका स्थान होता है वह पैगंबर के पश्चात यानी कि उसके बाद होता है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, तो बलबन के द्वारा जिले इलाही की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट है कि जिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, या जिले इलाही या जिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले बलबन बलबन के द्वारा किया गया था। इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा। और यह क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। भैया क्या देख चुके हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई, तो बलबन के द्वारा रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई गई थी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लॉ की नीति अपनाई थी। बलबन की राजत्व की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय था यानी कि दूसरी विशेषता थी कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान ने पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, यानी कि जो सुल्तान होता है उसे कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति जो होती है वह ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। जब ये लोग शासन कर रहे थे लोग, तो उस समय सरदार होते थे और सरदारों के द्वारा यानी कि आजकल जैसे ग्राम पंचायतों में जितने उम्रदराज लोग होते हैं उनके द्वारा पर पंचायती किया जाता है, तो उसी तरह उस समय भी सरदार होते थे। हर कबीले में सरदार होते थे 10 से 12 और उन सरदारों के द्वारा बड़े-बड़े फैसले लिए जाते थे। इसलिए यह सरदारों के बारे में कहता है कि इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों यानी कि सुल्तानों के कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोग को समझना है और जिसमें सबसे पहला टर्म्स आता है कि बलबन के अनुसार जो सुल्तान होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का क्या होता है, तो प्रतिनिधि होता है और उसका स्थान जो होता है, सुल्तान का जो स्थान होता है वो पैगंबर के पश्चात होता है। ये लोग मुस्लिम शासक थे, तो मुस्लिम में जो मोहम्मद साहब है वो अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। तो यह खुद को क्या बताते हैं कि मोहम्मद साहब के पश्चात यानी कि उनके बाद का स्थान इनका आता है। किसका आता है, तो सुल्तान का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो जो यह तुगरिल खां था बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। किसके द्वारा, तो बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। बलबन के शासनकाल का महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरिल खां का विद्रोह था। तुगरिल खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। जो यह तुगरिल खां था यह कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो यह बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान ने मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की। यह जो तुगरिल खान था कौन सी उपाधि धारण किया, तो सुल्तान ने मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की। अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा भी पढ़वाया। बलबन तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंततः तुगरिल पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इक़्तिदार नियुक्त किया। यानी कि जब तुगरिल की हत्या कर दी गई तो उसके बाद बंगाल का इक़्तिदार किसे नियुक्त किया गया, तो बलबन का जो बेटा था बुगरा खां उसे बंगाल का इक़्तिदार नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की, तो बलबन के द्वारा जो फारसी त्योहार नौरोज है इसकी शुरुआत की गई थी। गयासुद्दीन बलबन, इसका पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन। और यह कितने दिनों तक शासन किया था, यानी कि इसका शासनकाल जो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था।
गयासुद्दीन बलबन ने भारत में ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने या मानने की प्रथा आरंभ की। नौरोज ईरानी नववर्ष है। यह जो नौरोज है यह क्या है, तो ईरानी नववर्ष है, जिसे फारसी नौरोज के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पायबोस से प्रथा की भी शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने सिजदा तथा पायबोस से प्रथा की शुरुआत की थी अपने इस दरबार में, तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा इस प्रथा की शुरुआत की गई थी, सिजदा तथा पायबोस से प्रथा। अगला चैप्टर है खिलजी वंश। खिलजी वंश भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा था। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक है, प्रथम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का प्रथम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और कब की गई थी, तो 1290 ईस्वी में। उसने अपना राज्य अभिषेक 1290 में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी यानी कि किलोगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने अपने सामने रखा। यानी कि यह जो शासन किया था जलालुद्दीन खिलजी, यह उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत के अनुसार यह अपने साम्राज्य को चलाता था या शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म के राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं, तो जो यह शब्द लिखा गया है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। और किसके बारे में, तो अलाउद्दीन के बारे में लिखा गया है। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो द सल्तनत ऑफ दिल्ली, जिसमें आपको 711 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी का इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी कि जो यह पुस्तक है द सल्तनत ऑफ दिल्ली, इसमें 711 और 1526 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। नेक्स्ट है कि जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। बर्नी ने यह जो कथन है किसके लिए कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कथन कहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम में न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा के सार्वभौमिकता में विश्वास से रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन बताया है। जो अलाउद्दीन खिलजी है यह अपने आप को क्या बताता है, तो आमीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन खुद को बताया है। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यानी कि यही एक पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। लेकिन आजकल यही टेक्निक अपनाया जाता है। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से भी मुक्त रहा, यानी कि यह उलेमा वर्ग से भी मुक्त रहा था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो जो जफर खां इसका सेनापति था, इसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। नेक्स्ट है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है, यानी कि जो रानी पद्मिनी है इनके पति का नाम क्या है, तो इनके पति का नाम है राणा रतन सिंह था। इनके पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह था।
पद्मिनी की कहानी का आधार है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। पद्मावत ये किसकी पुस्तक है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है और इसी में पद्मिनी की कहानी का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार यानी कि पद्मावत के अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सीबा यानी कि सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह वहां के शासक थे। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का जो शासक था वह था रामचंद्र देव। उस समय किसका शासन था देवगिरी पे? तो रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था। यानी कि जो यह रामचंद्र देव था यह किस वंश से संबंधित था? तो यह यादव वंश से संबंधित था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 में आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को प्रतिवर्ष कर देने पर बाध्य किया था। किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि जो जलालुद्दीन खिलजी था शासक अलाउद्दीन खिलजी के पहले का, उसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण कब किया था? तो 1296 ईस्वी में किया था और उस समय वहां का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव उस समय वहां का शासक था। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुए थे। खालिसा भूमि किसे कहा जाता है? तो जो सरकारी भूमि थे उसे खालिसा भूमि कहा जाता है। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क इदरारे इनाम तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि। अभी हाल में वक्फ संशोधन आया था, यह चर्चा में रहा था। वक्फ आप लोग जानते होंगे कि वक्फ किसे कहा जाता है? यानी कि जो धर्म के राह में यानी कि जो जमीन हो, अचल संपत्ति हो दे दी जाती है उसे वक्फ कहा जाता है, आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। यानी कि जो मिल्क इदरार या इनाम तथा वक्फ आदि के रूप में जो जमीन मिली थी, या अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? उस जमीन को छीन लिया। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो यहाँ पे 50% का दावा किया है तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक यानी कि 50% कर लगाता था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दावा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यह दावा किया था, लेकिन इसकी व्याख्या में देखते हैं लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इस व्याख्या में क्या कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू-राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू-राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू-राजस्व उपज की एक तिहाई दर से अधिक नहीं लिया था। यानी कि 1/3 दर से अधिक इन लोगों ने नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% है। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है और अगर बीपीएससी अलाउद्दीन खिलजी को सही मानता है तो हम लोग भी अलाउद्दीन खिलजी को ही सही मानेंगे। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था।
होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और वहाँ का शासक वीर भल्लाल तृतीय, वहाँ का शासक वीर भल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत में अधिकांश भागों में विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जब अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र की विजय की तो वहाँ का उस समय शासक कौन था? तो वहाँ का उस समय शासक वीर बल्लाल तृतीय था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से, यहाँ पे से होना चाहिए, निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनसे निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सात सात से अधिक सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सतासीन सतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया थे वह किसी के दरबार में नहीं गए और ये सात से अधिक सुल्तानों का शासन देखे थे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें कुछ गांवों की पेशकश पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख ने कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरी खानकाह में दो द्वार हैं, सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब ये सुल्तान जलालुद्दीन ने औलिया को बिना पूर्व सूचना के मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, इनके शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो द्वारा इसकी सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई। निजामुद्दीन औलिया सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन ने अपने गुरु बाबा फरीद, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो बाबा फरीद थे और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। मिलते ही तुरंत अजोधा ने अपने गुरु बाबा फरीद की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया सुल्तान से प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। कुछ स्रोतों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात का उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सीधे ऐसी नाटकीय घटना नहीं मिलती है जैसी जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। नेक्स्ट है कि सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है मलिक काफूर को हजारी दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो जो यह मलिक काफूर था इसे नुसरत खान ने खरीदा था। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। और मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार के एल लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां यहाँ के समृद्ध बंदरगाह कैम्बे यानी कि खंबात पर हमला किया। इस अभियान में उसे प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खां को दास से मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को नुसरत खान ने उसके मालिक से छीन लिया। चूंकि मलिक काफूर के मालिक ने उसे हजार दिनार में खरीदा था। यानी कि जो यह मलिक काफूर था इसके मालिक जो था वह उसे कितने दिनार में खरीदा था? तो 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। लूट के माल के साथ मलिक काफूर को भी नुसरत खान ने अलाउद्दीन के पास से दिल्ली भेजा। आगे चलकर काफूर की असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र सेनापति बना। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान और उसके विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान उसे बलपूर्वक बंधक बनाया था। अतः इसका निकटतम सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि यह जो नुसरत खान था उसे खरीदा नहीं था, उसे बलपूर्वक क्या हुआ था? तो बंधक ये बनाया था। नेक्स्ट है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अगर इसकी बात की जाए तो जो मुबारक खिलजी ने ही खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ग थे, किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। यानी कि इन चारों शासकों या सुल्तानों ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया।
इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिससे पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक के सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया, यानी कि यह खुद को स्वयं में का खलीफा घोषित किया था तथा खलीफुतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। खलीफुतुल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मुबारक खिलजी ने यह उपाधि धारण की थी। उसके बाद ही अगला लेसन है तुगलक वंश, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो जो बहलोल लोदी ने इन चारों शासकों में से सबसे अधिक समय तक शासन किया था। और बहलोल लोदी की बात की जाए, बहलोल लोदी यह लगभग 38 वर्षों तक के शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के इन चारों शासकों की शासनावधि निम्न अनुसार मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्षों तक शासन किया था। गियासुद्दीन बलबन ने लगभग 20 या 21 वर्ष तक शासन किया था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है, यानी कि सबसे अधिकतम दिनों तक शासन किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार करके नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। लगभग 1,80,000 इसके दरबार में गुलाम रहते थे। कितने? 1,80,000। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत ही शौक था। इसे दासों का बहुत ही शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया तथा दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। दीवाने बंदगान की स्थापना या गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और दीवाने बंदगान का संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका जो संबंध था, दासों से इनका संबंध था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो जो यह दारुल सफा था, यह एक खैराती अस्पताल था, यानी कि यह जो फिरोज शाह तुगलक था, यह लोगों के लिए एक खैराती अस्पताल दारुल सफा का भी निर्माण करवाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सिफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल हकीम यानी कि डॉक्टर रखे गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में या शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया गया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने पांच बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक के उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्वे नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हक के सर्वे, यह
क्या था? तो यह सिंचाई कर था। यह क्या था? सिंचाई कर था और यह सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। उन्होंने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 भाग, कितना भाग? तो 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। किस वंश का? सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण यानी कि जो तैमूर थे वह कब आक्रमण किए थे? तो तैमूर के आक्रमण 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उनके पतन को तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नासुरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिजर खान ने पराजित कर दिया। जो यह दौलत खां को किसने पराजित कर दिया? तो खिजर खान ने इसे पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। यह जो खिजर खां था यह कहाँ का सूबेदार था? तो यह मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी सिंध पर अधिकार कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट अगला चैप्टर है लोधी वंश या अगला वंश है लोधी वंश। अगला वंश का नाम क्या है? लोधी वंश। जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यानी कि आगरा नगर किसके द्वारा बसाया गया है? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को बसाया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा इस शहर को बसाया गया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। जो यह सिकंदर लोधी था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आगरा थी। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। गजे सिकंदरी क्या था? तो यह नाप का पैमाना था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम है फरंग ए सिकंदरी रखा गया। उसके समय यानी कि सिकंदर लोधी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में की गए थे। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत ही शौकीन था। इसे किसका शौक था? तो शहनाई सुनने का इसे बहुत शौक था। यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत का लिखता था? तो सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हरिहर एवं बुका थे। कौन थे? हरिहर एवं बुका, यह दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक के दो भाइयों द्वारा की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जो यह विजयनगर साम्राज्य था यह किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गया? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र हो गया। और कब हो गया? तो 1336 ईस्वी में। और इसे स्वतंत्र किससे के द्वारा किया गया था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। नेक्स्ट है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमियों से गोवा को छीना। तो हरिहर द्वितीय ने बहमियों से गोवा को छीना था। किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जिसका शासनकाल 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक रहा था। यानी कि बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था हरिहर द्वितीय वह सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज यानी कि जो ये हरिहर द्वितीय था इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने धारण की थी।
उसने यानी कि हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव यानी कि हरिहर द्वितीय जो था यह शिव का उपासक था विरूपाक्ष रूप से। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय इन्हें शॉर्ट नाम में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में KDR कहा जाता है। कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो जो गोलकुंडा का युद्ध हुआ था यह कुल्ली कुतुब शाह और कृष्ण देव राय के बीच में हुआ था और जिसमें कृष्ण देव राय विजयी हुए थे। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान ने कुल्ली कुतुब शाह के साथ ये लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुल्ली कुतुब शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुल्ली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। जब कृष्ण देव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविलु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्ण देव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ तथा कुतुब शाही सेना पराजित हुई। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थे। क्या थी? भू राजस्व थे। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों कर, सॉरी उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय यहाँ का जो आय था इसका स्रोत बहुत सारे थे लेकिन मुख्य रूप से बात किया जाए तो क्या था? तो भू राजस्व था। और अधिकतर वंशों में या अधिकतर काल में हम लोग देखे हैं लोग कि भू राजस्व ही आय का प्रमुख स्रोत रहा है। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भागे भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भागे भूमि कर एक कर की आदर से दशा थे किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर यह 1/6 से लेकर 1/3 के बीच होती थी। शिष्ट क्या है? तो यह भूमि कर था। शिष्ट क्या था? तो यह एक प्रकार का भूमि कर था। शिष्ट नामक एक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अथवन कहा जाता था। जो केंद्रीय राजस्व विभाग था इसे क्या कहा जाता था? तो अथवन या अठावने कहा जाता था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष से कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य है इसका अवशेष से हम्पी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हम्पी में। और इसकी राजधानी भी थी यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है कि हम्पी के खंडहर जो हम्पी है यह वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो हम्पी में। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह देव राय द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। जो अब्दुल रज्जाक था वह भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो देव राय द्वितीय के शासनकाल में किया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और जो देव राय द्वितीय थे इनका शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास से नागलपुरम या नांगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो नागलपुरम की स्थापना कृष्ण देव राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कृष्ण देव राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कृष्ण देव राय का अगर शासनकाल की बात किया जाए तो इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कृष्ण देव राय थे यह किस वंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध तुलु वंश से था। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का
प्रतापी शासक ही माना जाता है। कृष्ण देव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालमपुरम जिसे वर्तमान में नागालपुरम या नगलापुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश से राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। जो यह नागालंबपुरम है या नगालपुरम है, यह भी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो सन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। सन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। यानी कि इसमें जो संयुक्त सेना थी, विजयनगर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बीदर, ये संयुक्त सेना थी। लेकिन यहाँ पे 5 राजवंश शासन करते थे, इसमें बरार शामिल नहीं था। इस संयुक्त सेना में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि क्या इसमें बरार शामिल था? तो बरार शामिल नहीं था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता कौन है? तो ये इतिहासकार है। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? तो राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन किस प्रकार से चलता था? इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज जो विभाग है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध रक्षा विभाग से। किससे? रक्षा विभाग से इसका संबंध है। दीवाने अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख आरिस ए मुमालिक कहलाता था। जो यह दीवाने अर्ज था, इसका प्रमुख क्या कहलाता था? तो आरिस ए मुमालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह इकता धारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो यहाँ पे जो खराज है यह भूमि कर था, और जो आपका उस्र ये भी भूमि कर है, और जो मुक्त है ये भी भूमि कर है। तो इस प्रकार अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो खुम्स है, यह खुम्स से लूट का धन होता था। क्या होता था? लूट का धन होता था खुम्स से। खराज उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स जो था यह भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। या किसका धन था? तो लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट है कि जवाबित का संबंध किससे था? कौन सा शब्द है? तो जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका संबंध राज्य कानून से हो जाएगा। किससे था इसका संबंध? राज्य कानून से। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। किससे था इसका संबंध? तो राज्य कानून से इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो जो यह पद था मुकद्दम या चौधरी, यह पद गांव के सरपंच के लिए इसे उपयोग या इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खूत या मुकद्दम या चौधरी, यह तीनों नाम एक है। यानी कि खूत भी और मुकद्दम भी और चौधरी भी, ये तीनों क्या है? तो एक ही नाम है। खूत, मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल के सिक्के, और वह सिक्का कौन कौन सा है? तो टांका है, ससगनी है एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो जो टांका और ससगनी है यह चांदी के थे। टांका और ससगनी जो था यह सिक्का चांदी का था, और जो जीतल था यह तांबा का था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी तथा तांबा।
सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्रा हैं और वो कौन-कौन सी मुद्रा है? तो पहला है जीतल एवं टांका। जीतल एवं टांका इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टांका टांका जो था यह किसका होता था? तो चांदी का, और ये तांबे का जीतल जो जीतल था यह तांबे का होता था। चांदी का टांका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था, जो ससगनी था यह भी चांदी का सिक्का था। टांका एवं जीतल का अनुपात 1:48 है, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि टांका और जीतल का अनुपात कितना था? तो 1:48 का, यानी कि एक टांका के बराबर कितना जीतल होता था या कितने जीतल के बराबर की एक टांका होता था? तो 48 जीतल के बराबर एक टांका होता था। नेक्स्ट है अगला लेसन, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, यानी कि दिल्ली सल्तनत के काल में उस समय कला एवं स्थापत्य किस प्रकार थी? जिसमें सबसे पहला प्रश्न है ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह जो है यह क्या है? तो एक प्रकार का मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है। ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लामी मस्जिद और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये पूछा है कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है। ये तो आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कुव्वतुल इस्लाम ये क्या है? कुव्वतुल इस्लाम क्या है? तो यह एक मस्जिद है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह कुतुब मीनार का तो निर्माण कार्य प्रारंभ किया था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया, और उसे पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश के द्वारा उसे पूर्ण कराया गया था। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो जो कुतुब मीनार था वह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और इस सुल्तान ने इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूर्ण किया गया था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम है कुतुब मीनार रखा गया। यानी कि जो कुतुब मीनार रखा गया है नाम है वह किसके नाम पे रखा गया है? तो सूफी थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम है कुतुब मीनार रखा गया है। यह गोलाकार तथा पंच मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण कराया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान उलुग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था, यानी कि उलुग खां और रजिया सुल्तान ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसे सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा जो था इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसके चारों दीवारों में क्या है? तो चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अगला लेसन है दिल्ली सल्तनत का साहित्य, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तो जो यह पुस्तक है इसके लेखक मिनहाजुस सिराज है। यह पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है, तो मिनहाजुस सिराज के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तबकाते नासरी का लेखक है मिनहाजुस सिराज था। कौन था इस पुस्तक का लेखक है? तो मिनहाजुस सिराज के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जो सुल्तान नासुरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। एच जी रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी कि जो यह तबकाते नासरी है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो एच जी रॉबर्टी के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट है कि मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता जो यह इब्ने बतूता था यह कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का।
मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? यानी कि इसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है रिहला है या रेहला। जो इसका वृत्तांत है उसे रिहला के रूप में जाना जाता है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। जो यह इब्न बतूता था, यह किसके शासनकाल में दिल्ली या भारत की यात्रा किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला या रेहला नामक एक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक के कालीन नीतियों की आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है कि बारह मासा की रचना किसने की थी? तो जो बारह मासा है, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा इसकी रचना की गई? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसकी रचना की गई है। बारह मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मावत अखरावट तथा आखिरी कलाम यह किसकी पुस्तक है या किसका साहित्य है? तो यह आपका मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो जो यह ज्ञान दीपक पुस्तक है, इसकी रचना दरिया साहब के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई थी? दरिया साहब के द्वारा इसकी रचना की गई थी। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक एक पुस्तक की रचना की थी। वे बिहार के रहने वाले थे। ये जो दरिया साहब थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी की सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। संत दरिया साहब की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो जो यह चचनामा पुस्तक है, इसका फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा में 680 से लेकर 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कलिच बेग फ्रेडू नेबग ने किया था। जो यह पुस्तक है चचनामा, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो 1900 ईस्वी में मिर्जा कलिच बेग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मिर्जा कलिच बेग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि तारीख ए फिरोज शाही कौन सी पुस्तक है? तो तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो यह तारीख ए फिरोज शाही है, यह शम्स सिराज अफीफे ने यह पुस्तक लिखी है। तारीख फिरोज शाही और शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखे गए दो अलग अलग यह फारसी ग्रंथ हैं। यानी कि जो तारीख फिरोज शाही है और शम्स सिराज है, यह दोनों ग्रंथ को अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है, जिनका शीर्षक समान है। यानी कि इन दोनों का शीर्षक क्या है? तो समान है। प्रश्नोत्तर के विकल्पों में विकल्प ए सही, यानी कि ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो जो भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था लगभग 11वीं शताब्दी से। ऐसे तो माना जाता है 7वीं से 8वीं सदी के दौरान ये माना जाता है, लेकिन अगर प्रमाणित रूप से बात किया जाए तो 11वीं सदी। लेकिन ऑप्शन में 11वीं सदी नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान आरंभ हुआ माना जा सकता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज से पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे और 12वीं से 13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग जारी अपने अंतिम में उत्तर पत्रक ने सही विकल्प एक रूप में चयन किया है। तो अगर बीपीएससी इसका आंसर ए मानता है, तो हमें भी इसका आंसर ए ही मानना पड़ेगा। तो अगर इसका उत्तर की बात किया जाए बीपीएससी के अनुसार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12वीं सदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लगभग 11वीं सदी से तो प्रमाण देखने को मिलता है। तो उसके करीब 11वीं सदी के करीब कौन है? जबकि करीब तो नहीं है, क्योंकि आपका 100 साल का अंतर हो जाता है। तो लगभग बीपीएससी के अनुसार ही हम लोग चलते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, जिसमें
कौन-कौन से राज्य थे? जैसे विजयनगर था, बहमनी थे, बरार थे, बहुत सारा राजवंश था। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बहमनी राज्य का संस्थापक के कौन था? तो इसका संस्थापक है अलाउद्दीन हसन था। इससे बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां यानी कि हसन गंगू इसका जो शासनकाल था, जफर खां का जो अन्य नाम है हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। जफर खां का शासनकाल 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक रहा था। जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। जो बहमनी साम्राज्य था, इस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी गुलबर्गा थी तथा उसका नाम है अहसानाबाद रखा। गुलबर्गा का नाम क्या रखा? तो इसने अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। जैसे गुलबर्गा, दौलताबाग, बरार और बीदर चारों तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। और चार प्रांत कौन थे? तो गुलबर्गा था, दौलताबाग था, बरार और बीदर थे। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। जो गुलबर्गा था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की प्रथा अपनाई। अगला लेसन है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो जो यह शेख बहाउद्दीन जकरिया थे, यह सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संप्रदाय से? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकरिया से प्रारंभ हुआ। और ये शेख बहाउद्दीन जकरिया की बात की जाए तो इनका जो जन्म था या कालक्रम की बात की जाए तो इनका जन्म 1182 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1262 ईस्वी में हुई। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख पोस बुखारी आदि हुए। यानी कि जो यह संप्रदाय था सुहरावर्दी, इस संप्रदाय में कौन कौन से सूफी हुए थे? तो शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख। जो शेख जलालुद्दीन सुर्खई ने पोशाक बुखारी के नाम से भी जाना जाता है आदि वे। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे। धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ए नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार्य बहुत ही ऊंचा था। भक्ति आंदोलन के संतों का जो आचार था यह बहुत ही ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। यानी कि इन लोगों ने किन भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया था? तो जैसे हिंदी थी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश से क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुने और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट है कि नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो जो नाथपंथी थे, सिद्ध थे और योगियों ने जो भक्ति धर्म था इसे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाए थे। किसमें? तो उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। यानी कि जो मोक्ष का मार्ग है या निराकार की प्राप्ति है यह किसके माध्यम से संभव है? तो ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए इन्होंने योगासन, श्वास व्यायाम और ध्यान जैसे विद्याओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की वकालत की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो जो फिरदौसिया सिलसिला थी, इस सिलसिले की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो बिहार में इसकी स्थापना हुई थी।
फिरदौसिया या फिरदौसी, फिरदौसिया या फिरदौसी से फिरदौसी के नाम से भी जाना जाता है। तो फिरदौसी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख सरफुद्दीन यहया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। अगला लिसन है मुगल वंश यानी कि मुगल वंश में सबसे पहला शासक होता है बाबर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की के चगताई नामक एक शाखा के थे। इस शाखा का नाम है प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? जब ये पानीपत का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या रहा था? उसकी सैन्य कुशलता इसका सबसे प्रमुख कारण रहा था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस डेट से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। और किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्ण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये भारत में बाबर के आगमन के कारण, यानी कि यहाँ पे 4 कथन दिए गए और इन 4 कथनों में कौन सा कथन सत्य है उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि उप महाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, यानी कि जब ये बाबर आया था तो बारूद का आगमन हुआ था। तो यह कथन गलत है। बाबर के आने से पहले ही बारूद का आगमन हो चुका था, लेकिन जब बाबर आया था तो भारत में तोपों की शुरुआत हुई थी। दूसरा कथन कर रहा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी कथन आपका गलत है। बाबर के आने से पहले तुर्कों ने मेहराब और गुंबद का परिचय दे चुके थे। चौथा कथन कर रहा है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। उसके आने से प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा कथन है कि युद्ध में तोपों की शुरुआत है। ये भी कथन सही है। बाबर के आने से युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरी यानी कि तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पितृ वंश की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसके तोपखाना को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो उसके तोपखाना को दिया जाता है। उस्ताद अली तथा मुस्तफा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का जो आगमन था वह बाबर के आने से पूर्व ही हो चुका था, यानी कि उसके आने से पहले ही हो चुका था। जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबद का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। अतः कथन 1 और 2 गलत है और जबकि कथन 3 और 4 सत्य, यानी कि 3-4 कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि हुमायूं और शेरशाह के बारे में देखते हैं। हुमायूं और शेरशाह को एक ही साथ में पढ़ा जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में 2-3 युद्ध लड़े गए थे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो यह शेर खान यानी कि शेरशाह के द्वारा कहा गया था। हुमायूं को किसने प्रस्ताव दिया था? तो शेर खान या शेरशाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। यानी कि जो यह शेरशाह था यह इस पे अधिकार करना चाहता था, तो बंगाल पे अधिकार करना चाहता था और इसके बदले में हुमायूं को वह बिहार सौंपे देना चाहता था। साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। नेक्स्ट है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और
250 से 200 और 250 से एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो अगर इसकी सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जो प्रणाली थी 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित, यह प्रणाली शेर शाह के द्वारा भी अपनाई गई थी और इस्लाम शाह यानी कि शेर शाह का जो पुत्र था इस्लाम शाह, इससे इन दोनों के द्वारा ऐसे सैनिक प्रणाली को अपनाया गया था। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। जो यह इस्लाम शाह था किसका पुत्र था, तो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50 से 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। क्या माना है बिहार बीपीएससी के द्वारा, तो इस प्रश्न का आंसर ई माना गया है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। यानी कि हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था, तो 1531 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाए थे। हाजी बेगम ने अपनी पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 1572 ईस्वी के बीच में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास से, यह कौन था, मीरक मिर्जा ग्यास, तो यह ईरानी वास्तुकार था। मीरक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे चारबाग शैली में बाग को लगाया गया है। इसे मकबरे में, यहाँ पे में होना चाहिए, इसे मकबरे में चारबाग शैली में बाग को लगाया गया है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। यहाँ पे 4 युद्ध दिए गए हैं और 4 युद्धों को सही क्रम से इसका लगाना है। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवरा का युद्ध की बात की जाए तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1532 ईस्वी में हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1532 में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कनौज का युद्ध 1540 में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला युद्ध है देवरा का युद्ध, उसके बाद है चौसा का युद्ध, उसके बाद कनौज का युद्ध, कनौज के बाद सरहिंद का युद्ध। 1532 से ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। यानी कि जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, इसमें कौन पराजित हुआ, तो इसमें हुमायूं पराजित हो गया, किससे, तो शेर शाह से। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती, या इसका नाम क्या था, तो निजाम नामक भिस्ती, यानी कि भिस्ती का मतलब क्या होता है, मलाह। निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खान ने शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन ने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। यानी कि जो 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, इसमें भी हुमायूं हार गया था। इसमें भी क्या हुआ था, तो हुमायूं हार गया था। हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और बेबस होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। यानी कि 1555 में फिर से यह हुमायूं भारत का शासक बन गया।
अर्थात युद्धों का सही क्रम इस प्रकार से है, यानी कि देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया, कनौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं हार गया एवं सरहिंद में फिर से वह भारत का शासक बन गया। और यह युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध तो 1555 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने पहले हजरत आला कौन सी उपाधि है? तो हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि। तो जो हजरत आला की उपाधि धारण की थी यह शेर शाह सूरी के द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। बंगाल के शासक है नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे लो कि जो हजरत आला की उपाधि शेर शाह ने धारण की थी या किस शासक को पराजित करने के बाद धारण की थी? तो नुसरत था। बंगाल का शासक था नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। और जो शेर शाह की उपाधि थी यह कब धारण की थी? तो 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इनका मकबरा? सासाराम में स्थित है। और किस जिले में? तो रोहतास जिले में। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह का अंतिम अभियान कौन था? तो कालिंजर युद्ध। और इसी कालिंजर युद्ध में इनकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट है कि जब्ती प्रणाली कौन सी प्रणाली है? तो जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? तो यह जो जब्ती प्रणाली थी यह शेर शाह की उपस्थिति यानी कि शेर शाह के द्वारा इसे लाया गया था। जब्ती मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेर शाह के काल से मानी जाती है। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके काल से मानी जाती है? तो शेर शाह के काल से मानी जाती है। जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और भी वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चलकर आईने दह साला का आधार बनी। यानी कि जब्ती प्रणाली ही आगे चल के अकबर के समय में यह आईने दह साला का आधार बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी सरकार ने नहीं और ये अंग्रेजों ने भी नहीं जितना इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? तो जो यह शब्द लिखा गया है H.G. किन्स के द्वारा लिखा गया है। और किसके बारे में लिखा गया? तो शेर शाह सूरी के बारे में यह कथन कहा गया है। एच जी किन्स ने शेर शाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और ये अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इसे पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेर शाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने उसकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराय, डाक व्यवस्था आदि सुधारों के संदर्भ में किए थे। नेक्स्ट है कि 26 जून 1539 कब का डेट है? तो 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच से युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो यह जो युद्ध हुआ था यह चौसा में लड़ा गया था और इस युद्ध को चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए थे या इसमें अकबर पे प्रश्न देखे हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? इतिहासकार का नाम क्या है? तो आरपी त्रिपाठी। और यह किसके बारे में लिखा गया है? यह अकबर के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया? अकबर के बारे में लिखा गया है। आरपी त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जमा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? यह दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। जमा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है।
फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जमा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जमा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। जो फतेहपुर सीकरी की जमा मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो इनके सेनापति कौन थे, तो हकीम खान सुर थे। कौन थे इनके महाराणा प्रताप के सेनापति, तो हकीम खान सुर थे। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यह युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफा के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर्य कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया, यानी कि महाराणा प्रताप ने किस युद्ध का आगे चल के सहारा लिया, यानी कि सामने सामने मुठभेड़ या लड़ाई नहीं लड़े थे। छापामार युद्ध के जरिए अकबर को नुकसान पहुंचाते थे, यानी कि अकबर के साम्राज्य का नुकसान पहुंचाते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति यानी कि सुलह-ए-कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपना राजनीतिक आदर्श बनाया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सुलह-कुल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपर्युक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला था, यानी कि कब मिला था, तो बंगाल और बिहार को अकबर ने 1576 ईस्वी में मिला था। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। 1574 तक के मुगलों का बिहार पे क्या हो गया, तो आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद खान जो था यह बंगाल भाग गया। कहाँ भाग गया, तो यह बंगाल भाग गया। किंतु 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। किस युद्ध में दाऊद पराजित हो गया, तो राजमहल के युद्ध में। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित है और एक विचार पद्धति थी। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसका यानी कि दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, तो अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। यानी कि दीन ए इलाही धर्म को किसके द्वारा हिंदुओं में स्वीकार किया गया था सबसे पहले, तो बीरबल के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। अगला शासक है जहांगीर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है किसे मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था, तो यह जो थॉमस रो था यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किसे मुगल शासक के समय में
सर थॉमस रो भारत आया था तो जहांगीर के शासनकाल में। विलियम हॉकिंस से 1608 से 1608 से 1611 ईस्वी तक यह रहा था। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत थे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यह विलियम हॉकिंस था यह किसके द्वारा भेजा गया था, तो यह यानी कि यह राजदूत था और किसके द्वारा भेजा गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम राजदूत या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश का यानी कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश से सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। यह किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। यानी कि यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से उसे सम्मानित किया था। नेक्स्ट है एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो जो एतमातुद्दौला का मकबरा था यह आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। एतमातुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। किससे मकबरे में पहली बार पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है, तो एतमातुद्दौला के मकबरा में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि प्राचीनकारी या पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो दीवारों में अर्धे कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट नहीं, इसकी व्याख्या है पच्चीकारी या प्राचीनकारी या पित्रा ड्यूरा दीवारों में अर्धे कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि भारत में पित्रा ड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमातुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। किसके द्वारा कराया गया था इसका निर्माण, तो नूरजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला शासक है शाहजहां, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है शाहजहां के बारे में कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। जो यह दिल्ली का लाल किला इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। 1638 ईस्वी में इसकी स्थापना की। यानी कि जो यह शाहजहानाबाद नगर था इसकी स्थापना 1638 ईस्वी में की गई थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 में प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम है दिल्ली दरवाजा है। जो आपका पश्चिमी द्वार है इस किले का, उसके द्वार का नाम है, पश्चिमी द्वार का क्या नाम है, तो लाहौरी दरवाजा, और ये दक्षिणी द्वार का नाम क्या है, तो दिल्ली दरवाजा। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है, तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत क्या है, तो यह पुस्तक है और ये पुस्तक इनकी है, तो A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल
कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जे एन सरकार और बी ए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल ने मानने के पक्ष में नहीं है। एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। कौन सा उत्तर सही है? तो सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इन दोनों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वह क्या थी? तो कंधार इनके झगड़ों के बीच की जड़ थी। कंधार या कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक के तथा ईरान के शाह के लिए रणनीति के आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अगला शासक है औरंगजेब, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो दारुल इस्लाम इसका सही अर्थ होता है। जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल इस्लाम इसका सही अर्थ होता है। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही उत्साही सुन्नी मुसलमान था। तो जो ये औरंगजेब था ये किस प्रकार का मुसलमान था? तो यह सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदारे दारा यानी कि दारा सिखों के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक कि गैर मुसलमानी देशों यानी कि दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाते। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किससे मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसने किया था? औरंगजेब के द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया गया था। मुगलों का अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नोक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रशासन। अगला लेसन का नाम क्या है? मुगल कालीन प्रशासन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। तो जो बंटाई था इसका अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। बंटाई क्या था? ये एक प्रकार का लगान निर्धारण का तरीका था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति से थे, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए तीन प्रणालियां अपनाई थी, जिसमें सबसे पहले प्रणाली थी नस्क या मुक्ताई या कौनकूते। दूसरी प्रणाली थी नगदी अथवा जब्ती, तथा तीसरी प्रणाली थी गल्ला बख्शी या बंटाई। बंटाई तीन प्रकार की होती थी। जो बंटाई थी या कितने प्रकार की थी? तो तीन प्रकार की। पहली थी खेत बंटाई, और दूसरी थी लंक बंटाई, तीसरी थी रास बटाई। पहली क्या थी? खेत बंटाई, दूसरी लंक बंटाई और तीसरी रास बटाई। नेक्स्ट है कि दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी। दो अस्पा एवं सी अस्पा की शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाई मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा का मतलब क्या होता है? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दो गुने घोड़े रखने पड़ते थे। दूसरा क्या था कि सी अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के तीन गुने घोड़े रखने होते थे। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था? तो जो मुहस्सिब था यह लोक आचरण अधिकारी होता था। मुहस्सिब क्या था? तो यह एक प्रकार का लोक आचरण अधिकारी होता था। प्रशासन में मुहस्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया। वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया।
नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन में मदद ए माँ से इंगित करता है, तो यह किसे इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। यह मदद ए माँ से किसे इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि को इंगित करता है। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माँ से कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन होता था? तो यह एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश के पद था। जो मुख्य काजी था, तो यह क्या था? एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश का पद था। मुख्य काजी या काजी उल कुजाते यह प्रधान काजी तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसे क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु इसे लागू की गई थी। किसे? तो मनसबदारी व्यवस्था को लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहली बात क्या थी? कि पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरी बात थी वेतन माने तथा तीसरी बात थी सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। उसके बाद ये अगला चैप्टर है मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। अगला चैप्टर का नाम क्या है? मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर अकबर माना गया है। किसे माना गया है? अकबर माना गया है। लेकिन अगर व्याख्या के हिसाब से देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुमायूं के द्वारा की गई थी और अकबर के काल तक आते आते इसे पूर्ण किया गया था। तो बीपीएससी के आंसर से आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और घटना चक्र के अगर आंसर से जाएंगे तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं लोग कि व्याख्या में क्या कह रहा है कि हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अनु मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ ए मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था। एनसीईआरटी के अनुसार हुमायूं ने निगार खाना बनवाया था, और जो अनु मनुजा की पुस्तक है उसके अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से लेकर 1572 ईस्वी तक के आगरा में, और 1572 से लेकर 1585 ईस्वी तक के फतेहपुर सीकरी में, और 1585 से 1601 ईस्वी तक के लाहौर में, और 1603 से लेकर 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशलाएं स्थापित की। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक यानी कि आंसर शीट में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, यानी कि अकबर ने बीपीएससी को इसका आंसर सही माना है। अगला क्वेश्चन है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका भी आंसर 2 होगा। तो यह क्वेश्चन ने उस समय उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं आती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल समद और मीर सैयद अली यानी कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किए थे। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा है। कुछ स्रोतों में अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तूतीनामा का उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ, यानी कि जो यह तूतीनामा है या दास्तान अमीर हमजा है, यह हुमायूं के काल में इसकी शुरुआत होती है, आरंभ होती है, और अकबर के शासन काल तक आते आते इसका पूर्ण होता है। जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रांकन था सतीश चंद्र का जो बुक है उसके अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में कब से हुआ था? तो 1507 ईस्वी में आरंभ हुआ था, न कि हुमायूं के काल में।
बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। इसमें कितने चित्र हैं? तो लगभग 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारखानों का उल्लेख करता है। अतः ए और सी दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश से किसके दरबार में हुआ? तो जो यूरोपीय चित्रकारी थे उनका जो प्रवेश था वो अकबर के दरबार में हुआ था। किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश से पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था? तो पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की। पहली विशेषता थी कि व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरी विशेषता थी कि दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास से हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। यानी कि अगर मुगल काल की बात की जाए तो मुगल काल में किस शासक के समय चित्रकला का विकास हुआ? तो हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्कीन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। यह जो मिस्कीन था यह कहाँ का या किस शैली का चित्रकार था? तो यह यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंते अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि किस शासक के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दसवंत और बसावन कौन कौन सा नाम है? तो दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये जो दोनों थे दसवंत और बसावन ये अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, ये काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन ने चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जो इस प्रकार है। पहले है दसवंत, उसके बाद है बसावन, केशव लाले, मुकुंद और मिस्किन। थोड़ा कभी कभी टोंग स्लिप हो जाता है क्योंकि यह जो वीडियो बनता है यह लगभग 12 बजे रात के बाद से बनता है, तो जिस वजह से कभी कभी टोंग स्लिप कर जाता है, उसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो आईने अकबरी में चित्रकारों का व्याख्या या वर्णन किया गया है वो कौन कौन से है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये नाम दे देगा चित्रकार का और पूछ देगा ये किस शासक से संबंध थे। तो दसवंत हो गए, बसावन हो गए, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंशी, ये सब जितने चित्रकार थे ये अकबर कालीन चित्रकार थे। किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के नेतृत्व में या जहांगीर के काल में। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जो जहांगीर था वह चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस शासक के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को।
उसके बाद ये अगला लेसन है मुगलकालीन साहित्य। अगला लेसन का नाम क्या है? मुगलकालीन साहित्य, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो साहित्य लहरी है यह तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली, ये सब जितनी सारी पुस्तकें यह तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। बाकी जो साहित्य लहरी है यह तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी है। जो साहित्य लहरी है यह सूरदास की पुस्तक है। किनकी काव्य रचना है? तो सूरदास की काव्य रचना है। गीतावली, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है। जबकि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की है। साहित्य लहरी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सूरदास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो जो हुमायूं नामा थी उसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा इसकी रचना की गई थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, यह जो गुलबदन बेगम थी यह किसकी पुत्री थी? तो यह बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। यह किस भाषा में है? तो यह फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के परिणाम के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। यानी कि गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा जो रचना थी उसकी रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। नेक्स्ट है कि तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो यह तबकाते अकबरी है यह पुस्तक निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी रचना? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा इसकी रचना की गई थी। मुगलकालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो यह आईने अकबरी या अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आईने अकबरी अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। यानी कि जो यह आईने अकबरी है यह अकबरनामा जो पुस्तक है उसका तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का अधिकारी के वृत्तांत है। यानी कि यह जो पुस्तक है इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का अधिकारी के वृत्तांत किया गया है। नेक्स्ट है कि फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो पुस्तक है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा फुतुहात आलमगीरी लिखी गई है। फुतुहात आलमगीरी पुस्तक ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल यानी कि 1698 ईस्वी तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी, संप्रदायवादी और यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। ध्यातव्य है कि फुतुहात आलमगीरी में सम्राट को ना तो इस्लाम के समर्थक और ना ही हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा ना तो शिवाजी के साथ संघर्ष और ना ही जसवंत की मृत्यु के बाद घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखा गया है। नेक्स्ट है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? यह पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, और यह जो तुजुक ए बाबरी है यह बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई, यहाँ पे चगताई होना चाहिए या चगताई तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। जो यह तुजुक ए बाबरी है इसका फारसी में अनुवाद किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया। जो यह तुजुक ए बाबरी पुस्तक है इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम एरिस्किन ने किया था। पहली बार अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन लेडेन और विलियम एरिस्किन ने किया था। नेक्स्ट है मुगल काल विविध। अगला चैप्टर यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होने वाला है। एक तरफ सूची 1 सूची 2 को साथ सुमेल करना है और इसे देखते हैं लोग।
और जो यह क्वेश्चन है यह शायद 71 बीपीएससी में पूछा गया है। एक तरफ ये बाबर के यानी कि बाबर शासकों का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उनके पुत्र के नाम दिए गए हैं। तो बाबर का अगर पुत्र की बात की जाए तो इसका पुत्र का नाम क्या था? यानी कि इसके बेटे का नाम क्या था? तो इसके बेटे का नाम कामरान था। इसके बेटे का नाम क्या था? कामरान। और अकबर के बेटा का नाम क्या था? सलीम। सलीम इसका बेटा का नाम था। और ये जो शाहजहां था, शाहजहां के बेटे का नाम है मुराद था। इसके बेटे का नाम क्या था? मुराद। और जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? खुसरो था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा प्रमुख है। यानी कि बाबर के कौन-कौन से पुत्र हैं? तो यहाँ पे आपका हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं के बाद यानी कि ये सब बाबर के ही पुत्र थे। कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा प्रमुख है। अकबर के प्रमुख के पुत्र सलीम है। अकबर के प्रमुख के पुत्र कौन था? तो सलीम था, मुराद मिर्जा और दानियाल थे। शाहजहां के 4 प्रमुख के पुत्र थे दारा शिकोह, शाह औरंगजेब। इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर भी कहा जाता है। और ये मुराद बख्श ये सब किनके पुत्र थे? तो शाहजहां के पुत्र थे। जहांगीर इसे सलीम यानी कि जो सलीम था अकबर का पुत्र इसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर के पुत्रों में खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां बना। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। खुसरो, मिर्जा परवेज आदि सम्मिलित थे। नेक्स्ट है कि सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। एक तरफ इमारत दिए गए हैं और दूसरी तरफ बनवाने वाले के नाम दिए गए हैं। तो जो काबुली बाग मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? बाबर के द्वारा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक प्रकार का मस्जिद है और इसका निर्माण अढ़ाई दिन के झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। एतमातुद्दौला का मकबरा या नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था। अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी पर विजय की स्मृति में बनवाई थी। यह जो काबुली बाग मस्जिद है यह अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के पानीपत में स्थित है। और इसे किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो बाबर के द्वारा। और कब? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई के विजय के उपरांत में। मस्जिद के रूप में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित माना जाता है। इलाहाबाद का किला 1583 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। एतमातुद्दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग जिन्हें एतमातुद्दौला की उपाधि प्राप्त थी। यानी कि नूरजहां के पिता का नाम क्या था? तो मिर्जा ग्यास बेग इनके पिता का नाम था और इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो एतमातुद्दौला की उपाधि प्राप्त है की स्मृति में बनवाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। यह आपका सही है। दूसरा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये भी सही है यानी कि बी भी सही है जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गए थे। जो तीसरा युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तीसरा कथन है पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। यह आपका गलत है यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वह हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर का संरक्षण के जो था वह अकबर के संरक्षण के रूप में बैरम खान ने उसका उसे संरक्षण प्राप्त किया था और उसी के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध यह जो डेट है आप याद रखेंगे क्योंकि डेट के साथ ही पानीपत का प्रथम युद्ध कभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 से 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया जिसमें अकबर की सेना विजयी रही। यानी कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें अकबर जीत गया और हेमू पराजित हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो जो सूरत है इसे मुगल काल में मक्का का द्वार कहा जाता था। मुगल काल के दौरान इस सूरत को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था।
जो सूरत था यह मध्यकाल में क्या था, तो यह एक प्रकार का यहाँ से यानी कि बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिमी इसे पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस बंदरगाह को या किस शहर को पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, तो सूरत बंदरगाह को, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक ये काम किया था। तो जो यह कथन अकबर के काल में कहा गया है, यानी कि अकबर के बारे में कहा गया है, तो यह कथन विलियम फिंच का है। यह कथन किसका है? यह कथन विलियम फिंच के द्वारा कहा गया है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से लेकर 20,000 लोगों ने काम किया था। नेक्स्ट लेसन है सिख संप्रदाय, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका कर्म क्या था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का तो ये 10वें गुरु थे सिखों के। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना बिहार में हुआ था। जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख तीर्थ स्थल है तख्त श्री हरि मंदिर। ये भी शायद क्वेश्चन 70 बीपीएससी में पूछा गया है कि सिख तीर्थ स्थल है तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, यह स्थित है। यानी कि यह मंदिर पूछ रहा है कि तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब यह कहाँ पे है, तो यह पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह पटना में स्थित है। सिख तीर्थ स्थल है तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब है या हर मंदिर साहिब है पटना में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट है अगला लेसन मराठा राज्य और संघी, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी रायगढ़ थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज अभिषेक कराया। इनका राज अभिषेक कब हुआ था, तो 1674 ईस्वी में। तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की, तो छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज अभिषेक कराया। यानी कि जो छत्रपति शिवाजी थे, इनका राज अभिषेक किसके द्वारा किया गया था, तो गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करते थे। तो जो यह प्रधान थे यह शिवाजी के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में? तो शिवाजी के शासनकाल में थे। शिवाजी ने मराठा राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमते, मंत्री, सचिव, सुमंते, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। यानी कि इनका कार्य क्या था, तो राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक जो मंत्री थे वह राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। यह जो विवरण है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशवा जो होता था इसमें, यानी कि अष्ट प्रधान ने, तो जो पेशवा का पद था यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट है अमात्य या मजमू अदार यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाक्यानवीस या मंत्री राजा की दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। नेक्स्ट है सचिव अथवा सुरू नवी से राष्ट्रीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना इसका कार्य था। सुमंत यह इंपॉर्टेंट है और सुमंत से भी क्वेश्चन बना हुआ है। सुमंत या दबीर या विदेश मंत्री था। सुमंत या दबीर कौन था? यह विदेश मंत्री था। सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना सेनापति या सर ए नौबत का कार्य था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना पंडित राव का काम था। न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होते थे। जो न्यायाधीश थे वह मुख्य न्यायाधीश होते थे।
नेक्स्ट है मराठा शासकों की अष्टप्रधानी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान करो। एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं और दूसरी तरफ विभाग दिए गए हैं। तो सचिव की बात की जाए तो सचिव पत्राचार प्रभारी था। सचिव क्या था? तो यह पत्राचार प्रभारी था और पेशवा जो होता था वह राजा का प्रधानमंत्री होता था। सुमंत की बात की जाए तो जो सुमंत होता था यह विदेश मंत्री था। सुमंत कौन था? तो यह विदेश मंत्री और अमात्य यह वित्त मंत्री था। तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या हम लोग ये देख चुके हैं लोग, तो व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्ट प्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था।